नमस्कृताय मित्रों, नमस्कृताय। आज हमारी जो कक्षा है, आज हमारी जो क्लास है, आज की क्लास में हम कुछ एक विचित्र ही मुद्दा उठाने वाले हैं। आज तक मुद्दा उठाया जा रहा है सैनिकों के ऊपर उठाया जा रहा है, या देश के जो कलाकार हैं, देश की जो सभ्यता संस्कृति है, उनसे कुछ मिला जुला आज का जो मुद्दा रहेगा, जिसके बारे में सरकारें थोड़ी कम ही सुनती है, नेता लोग भी कम सुनते हैं। हम उसी वर्ग का आज मुद्दा लेते हैं, और आज का जो मुद्दा हमारा रहेगा वो होगा किसान वर्ग। किसान की हालत दिनों दिन गिरती जा रही है, उसकी दयनीय स्थिति चल रही है, जो उसकी आर्थिक स्थिति वो भी कमज़ोर हो रही है, उसका सुनने वाला कोई नहीं है। उसी किसान का दर्द आज हम अपनी इस कविता के माध्यम से आपके बीच में रखते हैं, जो शायद आपको अच्छा भी लगे, और कितना सही है या कितना गलत है ये आप खुद बता पाएंगे, क्योंकि जो गांव में बच्चे पढ़ते हैं वो सब किसान वर्ग के बच्चे हैं, और जो शहरों के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें से हालांकि 50-60% तो किसान वर्ग के होते हैं, लेकिन जो 40 वर्ग होते हैं उनको भी खाने का जो खलिहान, जो धान होता है, जो फसल होती है, वो गाँव से जाती है, क्योंकि शहरों में सड़कों पर कहूँ गेहूँ नहीं उगाया जाता, या शहरों में जहाँ लोन लगे बड़े बड़े वहाँ पर सब्जियाँ नहीं होती। जो सिटी के लोग हैं, जो शहरों के लोग हैं, उनको भी खाद्यान्न के ऊपर गाँव पर निर्भर रहना पड़ता है, तब जाकर उनका पेट भरता है। तो किसान वर्ग के बारे में सुनिए आज, किसान की क्या दयनीय दयनीय स्थिति है उसकी, क्या दयनीय दशा है उसकी। तो उसके करण पुकार, जो उसकी स्थिति के बारे में हम चित्रित कर रहे हैं थोड़ा। जो देता खुशहाली जिसके दम से है हरियाली, जो देता है खुशहाली जिसके दम से हरियाली, आज वही बर्बाद खड़ा है, देखो उसकी खुशहाली। बहुत बुरी हालत है ईश्वर धरती के भगवान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। ऐसी आंधी चली कि घर का तिनका बिखर गया। किसान का घर कच्चा होता है, छप्पर होता है। ऐसी आंधी चली कि घर का तिनका बिखर गया, आखिर धरती माँ से उसका प्यारा बेटा बिछड़ गया। अखबारों की रद्दी बनकर बिकी कथा बलिदान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। इतना सूद चुकाया उसने कि अपनी सुध भूल गया, इतना सूद चुकाया उसने कि अपनी सुध ही भूल गया। सावन के मौसम में झूला लगा के फांसी झूल गया, सावन के मौसम में झूला लगा के फांसी झूल गया। अमुआ की डाली पर देखो लाश टकी ईमान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। किसी को काले धन की चिंता, किसी को भ्रष्टाचार की, मगर लड़ाई कौन लड़ेगा फसलों के हकदार की। अरे सरेआम बाजार में इज्जत लुट जाती खलिहान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। 1,25 करोड़ की भूख जो रोज मिटाता है, 1,25 करोड़ की भूख जो रोज मिटाता है। कहता था वो नहीं किसी से जब भूखा सो जाता है, फिर सीने पर गोली खाता सरकारी सम्मान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। जो अपने कांधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है, आज उसी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है जिनसे उम्मीद उन्हें बस चिंता है मतदान की,
टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। देख कलेजा फट जाता है आँखों से आंसू बहते, ऐसा ना हो कमल रो पड़े सच्चाई कहते कहते। बाली तक गिरवी रखी है, बाली तक गिरवी रखी है बेटी के अभिमान की। टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। चीख पड़ी खेतों की माटी तड़प उठी गम से धरती। चीख उठी खेतों की माटी तड़प उठी गम की धरती। बहरों की बस्ती से बहरों की बस्ती से मैं फरी याद लगाया करता हूँ। पवन तो कर धर्म निभाता आगे मर्जी राम की। टूटी माला जैसे बिछड़ी किस्मत आज किसान की। हालत बड़ी दयनीय है, किसान को फांसी लगाना पड़ जाता है। किसान को अपनी बेटी की शादी के लिए पूरे पैसे नहीं जुटा पाता और अंत में जब नहीं जुटा पाता है तो वो फरियाद अपनी किसी को नहीं कह सकता और आम की डाली के ऊपर किसी पेड़ की डाली पर उसकी सुबह के समय लाश तक के मिलती है। ये हालत है एक भारत के किसान की, जो सरकार के आगे बेबस है, जो सरकार के आगे लाचार हैं। जैसे ही किसान की फसल बिकती है फसलों के भाव 4 गुना हो जाते हैं और जैसे किसान की फसल निकलती है भाव 4 गुना नीचे हो जाते हैं। ये क्यों, ऐसा क्यों? सरकार इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। सरकार, जो मतदान लेने वाले हैं, जो नेता हैं, वो किसान को केवल वोट के समय संभालते हैं आकर के और किसानों के मसीहा बनना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही वोट निकलते हैं किसान अपने घर और जो नेता है वो अपने घर, किसान को सब भूल जाते हैं। तो हम आज देखिए अपीड़ित गद्यांश नंबर 2 लेकर आए हैं आपके सामने। अपीड़ित गद्यांश नंबर जो 2 है वो ध्यान रखना, में पहले वही तरीका रहेगा जो पहले इस गद्यांश को हमें कितनी बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है। हम 2 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ने की, हालांकि हम यहाँ 1 बार पढ़ेंगे, लेकिन 2 बार पढ़ने के बाद इसके पूरे जितने आंसर हैं वो हमें आराम से आ जाएंगे। पहले हमें कभी भी इसके प्रश्न नहीं पढ़ने हैं। पहले इस अपीड़ित गद्यांश को हमें कितनी बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है। तो मैं आपके सामने पहले 1 बार पढ़ता हूँ, ध्यान रखना धीरे धीरे पढ़ना है ताकि हमें इसका शीर्षक भी मालूम होगा। अपीड़ित गद्यांश को पढ़ेंगे तो अपीड़ित गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका शीर्षक अपने आप मालूम होगा कि ये गद्यांश वास्तव में किस दिशा में जा रहा है, किस ओर जा रहा है, ये किस बिंदु तक पहुंचता है। जिस बिंदु तक ये गद्यांश पहुंचता है वो बिंदु ही क्या कहलाता है, शीर्षक कहलाता है। ऐसी बात पद्यांश में होती है, ऐसी बात गद्यांश में होती है। उसका मेन पॉइंट क्या है, उस पॉइंट तक हमें पहुंचना है। तो देखिए, एकम उद्देश्यम लक्ष्यीकृत्य, एक उद्देश्य को लक्ष्य करके, बहुनाम जनानाम एक के भावनया, बहुत से लोगों की एकता की भावना से, बहुनाम जनानाम बहुत से लोगों की एक के भावनया, एकता की भावना से, कार्य करणम एव, कार्य करने को ही, संगति है, संग है, संगठनम व अभिधेयते, सब एक के नाम है। संगति का मतलब ये संगठन होता है, संघ का मतलब ये संगठन होता है और संगठन का मतलब संगठन, तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो क्या प्रश्न हो गया कि एक उद्देश्य से, एक उद्देश्य को लक्ष्य करके बहुत से लोगों की एकता की भावना से कार्य करने को ही संगति, संघ अथवा संगठन कहते हैं। तो प्रश्न आ जाए, मान लो संगठन किसे कहते हैं, तो इसका प्रश्न आ चुका है संगठन किसे कहते हैं, या संघ किसे कहते हैं, तो इसका आंसर ये होगा। संहति किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर यही होगा। और संगठन किसे कहते हैं, तो तीनों में से किसे का पूछो, यहाँ से यहाँ इसका उत्तर हो चुका है। ठीक है, मनुष्य में एकता, मनुष्य में शक्तिम आद्यति, शक्ति प्रदान करती है। तो एकता मनुष्य में शक्ति प्रदान करती है। शक्तिम का मतलब शक्ति, आद्यति का मतलब प्रदान करती है। प्रश्न आ जाए कि बताइए कि मनुष्य में शक्ति प्रदान कौन करती है, एकता। ठीक है ना। आगे, एक तयव देश है, एक तयव का मतलब एकता के द्वारा ही, इसमें वृद्धि संधि हो रही है, एक तया धन एव, एकता के द्वारा ही देश, समाज अथवा संसार उन्नति पथम प्राप्नुवंती, उन्नति के पथ को प्राप्त करता है। एकता के द्वारा प्रश्न ये आ गया, मान लीजिए कि समाजे लोकच्च उन्नतिम पथम,
किसके द्वारा? केन किसके द्वारा प्राप्त करता है? एकतया एव, एकता के द्वारा ही। एकता के द्वारा कौन उन्नति पद को प्राप्त करता है? तो इसका उत्तर उल्टा हो गया, एकता के द्वारा देश, समाज और संसार उन्नति पद को प्राप्त करता है। तो देखिए आप पॉइंट कहाँ जा रहा है, ध्यान रखना में, यस्मिन देशे समाजे वा एकता अस्ति, जिस देश में अथवा समाज में एकता है, स एव देश है, वही देश सकल लोक सम्माननीय भवति, संपूर्ण संसार में सम्माननीय होता है। एक देश संसारे एकताया अतीव आवश्यकता, संसार में एकता की अत्यधिक आवश्यकता है। विशेषतः कलियुगे अस्मिन, विशेषतः इस कलियुग में सहती है कार्य साधिका, संगठन ही कार्य को पूरा करने वाला होता है। प्रश्न आ गया कि संगठन को पूरा करने वाला कौन होता है? सहती है। सहती है का संगति कौन है? कार्य साधिका, कार्य को पूरा करने वाली है। मतलब प्रत्येक लाइन में नहीं बल्कि अपठित गद्यांश के अंदर प्रत्येक शब्द के अंदर प्रश्न बनता है, इसलिए में एक एक शब्द का ध्यान रखना है। संसार में किसकी आवश्यकता है? एकतया, संसार में एकता की आवश्यकता है। विशेष रूप से कब? कलियुगे अस्मिन, विशेष रूप से इस कलियुग में किसकी आवश्यकता है? सहती है, एकता, एकता की आवश्यकता है। कार्य को पूरा करने वाली कौन है? सहती है, ये स्त्रीलिंग है का। यतो ही, क्योंकि वर्तमाने काले, क्योंकि वर्तमान काल में यादृशम सामाजिकम राष्ट्रीयम च जीवनमस्ति, यादृशम का मतलब जैसा सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन है, तस्य निर्माणाय, उसके निर्माण के लिए, रक्षणाय च, और उसकी रक्षा के लिए, और उसकी रक्षा के लिए संगठनम परम आवश्यकम, संगठन परम आवश्यक है। अद्यत्वे, आज, संसारे, संसार में, यस्मिन राष्ट्रे, जिस राष्ट्र में एकताया अभाव अस्ति, एकता का अभाव है, तत् राष्ट्रम, वह राष्ट्र संघ एव, वह राष्ट्र संघ एव, वह राष्ट्र संघ एव प्रतंत्रता पाशबद्धम भवति, अर्थात वह राष्ट्र होता है, वह राष्ट्र ही प्रतंत्रता पाशबद्ध भवति, गुलामी की जंजीरों में बंधा होता है। ठीक है, देखो क्या लिखा है इसमें, यस्मिन राष्ट्र, जिस राष्ट्र में एकताया अभाव है अस्ति, जिस देश में, जिस राष्ट्र में एकता का अभाव होता है, वह राष्ट्र संघ है, वह राष्ट्र अथवा संघ परतंत्रता पाशबद्धम, अर्थात गुलामी की पासों में या गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ भवति होता है। ठीक है, अस्माकं देशस्य पारतंत्रम, हमारे देश की गुलामी, अनया एव एकतया सहयोगेन, इसी एकतया सहयोगेन व, इसी एकता के द्वारा और सहयोग के द्वारा, विच्छिन्नम, टूट जाने से, जातम का मतलब हुई। तो हमारे देश की गुलामी क्यों हुई? इसी एकता और सहयोग के, विच्छिन्नम का मतलब टूट जाने से हुई, जातम का मतलब हुई या हुआ। महात्मा गांधी महोदयन, महात्मा गांधी महोदय के द्वारा, तथैव अन्य देशभक्ते, वैसे ही अन्य देशभक्तों के द्वारा, तो महात्मा गांधी महोदय के द्वारा और उसी प्रकार अन्य देशभक्तों के द्वारा, भारतीय समाजे सर्वत्र, भारतीय समाज में सब जगह है, भारतीय समाज सर्वत्र का मतलब भारतीय समाज में सब जगह है, एकत्वे भावना उदयेन, एकता की भावना के उदय होने से, पराधीनता पासस्य, गुलामी की जंजीरों को, गुलामी के पास को, छेदनम विहितम, तोड़ा गया। किस लिए तोड़ा गया? महात्मा गांधी महोदय और उसी प्रकार अन्य देशभक्तों के द्वारा भारतीय समाज में सर्वत्र एकता भावना, अर्थात चारों तरफ एकता की भावना के उदय से पराधीनता पासे से, गुलामी की जंजीरों को, छेदनम विहितम, तोड़ दिया गया। अधुना अब लोकतंत्रात्मक अस्माकं राष्ट्रम, लोकतंत्रात्मकम अस्माकं राष्ट्रम, लोकतंत्रात्मक हमारा राज्य, हमारा राष्ट्र, हमारा देश, लोकतंत्रात्मक हमारा देश, हमारा राष्ट्र, संगठन बलेन एव, संगठन बल के द्वारा ही, स्व उन्नतिम, अपनी उन्नति को, विदधाति, प्राप्त करता है। किसके द्वारा? अब लोकतंत्रात्मक हमारा देश है, वो संगठन बल के द्वारा ही, एकता के कारण ही, स्व उन्नतिम विदधाति, अपनी उन्नति को प्राप्त करता है। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा जाता है, संघे शक्ति कलो युगे, अर्थात कलियुग में, पहले आएगा, कलियुग में संगठन में ही शक्ति होती है।
ठीक है। अब हमने पूरा पढ़ा तो हमने पूरे के मैंने बार बार में एक चीज पढ़ी, एकता एकता, संघ संगठन, एकता एकता ही पढ़ा हमने। देखो हमेशा ये गद्यांश का एक थोड़ा नियम होता है कि या तो शीर्षक ऊपर ऊपर आ जाता है या शीर्षक नीचे आता है। हमने पूरा पढ़ा है तो हमें मालूम हुआ कि शीर्षक जो मेन शीर्षक छुपा बैठा हुआ ये रहा, संघे शक्ति कलो युगे, इसका सबसे बढ़िया शीर्षक हो सकता है। हाँ, इसका शीर्षक हम ये भी कर सकते हैं, एकताया है महत्वम, एकताया है महत्वम, एकता का महत्व। मतलब शीर्षक मिलता जरूर नहीं है भाई, शीर्षक सेम टू सेम मिले वही शीर्षक होता नहीं है, शीर्षक मिलता जुलता होना चाहिए। एकता बार बार में आ रहा है, एकताया महत्वम, एकता का महत्व है। दूसरा क्या हो गया, संघे शक्ति कलो युगे, संगठन में ही शक्ति होती है, ठीक है। तीसरा क्या लिख सकते हो, सहतीय संघ संगठनम कार्य साधिका। मतलब शीर्षक 3-4 बता रहा हूं मैं, इन सब में शीर्षक बढ़िया है, लेकिन सबसे बढ़िया शीर्षक कौन सा है, संघे शक्ति कलो युगे, ये शीर्षक सबसे बढ़िया है। तो पहला प्रश्न ये आता है, कुल मिलाकर प्रश्न कितने आते हैं, 10 प्रश्न आते हैं। 10 में जो सबसे पहला प्रश्न है उसका उत्तर क्या हो जाएगा, संघे शक्ति कलो युगे, ठीक है, एक इसका उत्तर हो गया। अब हम इसके 10 प्रश्न देखते हैं। 10 प्रश्न तो शीर्षक तो आपको आ गया, क्योंकि पहला प्रश्न आता यही है कि भाई शीर्षक बताइए, तो शीर्षक हमने आपको बता दिया क्या होगा, संघे शक्ति कलो युगे। अब इसके हम बाकी के प्रश्न देखते हैं और करने का इसका तरीका भी देख लेते हैं। ये हमने पूरा पढ़ लिया, ये आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको क्या है कि सीधे प्रश्न में लेके चलूंगा, फिर वापस इधर दोबारा आना नहीं होगा। तो दोबारा हमने पूरा समझ लिया इसको, कहीं कोई विशेषता संधि वंधि कहाँ हो रही है, कौन सा प्रत्यय आ रहा है, क्या पर्यायवाची हो सकता है, तो इसका आप ले सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि अब इसके आगे वाले प्रश्न पढ़ेंगे हम, तो प्रश्नों के बारे में ही जानकारी पूरी प्राप्त कर लेंगे। ये इतना आपने देख लिया, कंप्लीट देख लिया। अब इसके पूरे 10 प्रश्न होंगे, 10 प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से हमें लिखने हैं, ये तरीका भी हमें देखना है, क्योंकि सवाल 10 नंबर का है। यहाँ पे 10 नंबर का मतलब होता है 10 नंबर, 10 नंबर चीज है। एक एक नंबर लाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन 10 नंबर लाना बिल्कुल ही आसान है यहाँ पर तो, और कोई हार्ड नहीं है, कोई कठिन नहीं है, बल्कि नंबर 10 में से 10 ही आ सकते हैं, 11 नहीं आ सकते, 10 तो आ सकते हैं, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं रहेगी। तो चलिए अब चलते हैं, इनके प्रश्नों में चलते हैं। इसका प्रश्न नंबर 1, पहला प्रश्न कौन सा आ रहा है, अस्य गद्यांश से समुचितम शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का समुचित शीर्षक लिखिए। सबसे पहला प्रश्न शीर्षक आता है, तो हम सबसे पहला प्रश्न शीर्षक लेंगे। हमने गद्यांश पूरा पढ़ लिया था, गद्यांश को माइंड में रखना है, हम उत्तर लिखते जाएंगे। उत्तर लिखने का अपना तरीका क्या था भाई, बोर्ड की यहाँ पर हमेशा लाइन आती, कितनी, 2 लाइन आती है। तो 2 लाइन में ये प्रश्न नंबर 11वां मान लीजिए, 11वां प्रश्न बोर्ड का, ये 11 नंबर का प्रश्न आ गया, तो हमें 11 यहाँ लगाना है या यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, क्योंकि ये तो मान लीजिए कॉपी की लाइन बड़ी और पास में छोटी लाइन आएगी। ये उत्तर होता है जांचकर्ता के लिए होता है नंबरों का, इसको हमें बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है। लेकिन जो प्रश्न नंबर 11 आ गया बोर्ड में, 11वां प्रश्न कौन सा आ गया, अपठित गद्यांश। आपको बार बार बताया गया था, इसकी जो हेडिंग होती है वो हमें 4 लाइन के अंदर बनाया करते हैं हम, तो हम इसकी हेडिंग क्या बनाएंगे, इसकी हेडिंग लेंगे हम अपठित गद्यांश। क्या लेंगे, अपठित गद्यांश, सबसे ऊपर इसकी हेडिंग बना देंगे। हमने पार्ट फर्स्ट में इस हेडिंग के बारे में, शीर्षक के बारे में समझ लिया था, ये हो गया इसका गद्यांश, ठीक है, अपठित गद्यांश। ये इस प्रकार हमें हेडिंग बनानी है, फिर नीचे से स्टार्ट करना, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। हेडिंग बनाने के बाद हम यहाँ लगाएंगे नंबर 1 नंबर, मतलब 11वें प्रश्न का पहला प्रश्न है, ये नंबर ध्यान रखना। यहाँ पर केवल हम जो प्रश्न नंबर 1 यहाँ लगाएंगे, प्रश्न नंबर 2, 3, 4, 11 नंबर के बाद सीधा 12 नंबर ही आएगा यहाँ पर। और जिसके पार्ट होते हैं वो पार्टों के नंबर इधर आते हैं। प्रत्येक प्रश्न का पार्ट, चाहे ए ब स द हो, चाहे क ख ग हो, चाहे ABCD हो, और चाहे 1 2 3 4 हो, पार्ट इधर आते हैं हमेशा। प्रत्येक प्रश्न का पार्ट नंबर इधर आएगा। यहाँ केवल मुख्य प्रश्न नंबर ही आएंगे, इसको परीक्षार्थी को छेड़ना ही नहीं है, ये केवल जांचकर्ता के लिए होता है, बिल्कुल सफाई से कार्य राइटिंग के साथ। अब हमने पढ़ा कि जो पहला प्रश्न आता है शीर्षक, उस शीर्षक का उत्तर हमें पूरा लिखना है, कहीं आधा लिख के नहीं छोड़ना है, अंडरलाइन भी करनी है, क्योंकि अपठित गद्यांश में यदि शीर्षक सही होता है तो जांच करता होता है, वो आगे वाले प्रश्नों को
आसानी से फटाफट चेक कर देता है। यदि हमारा शीर्षक ही गलत है तो इसका नेगेटिव जो फर्क है सीधा जांच करता पर पड़ता है और उसकी मेंटलिटी बन जाती है कि आगे से आगे नंबर काटता रहता हो। ये हो सकता है फटाफट चेक करके माइनस मार्किंग भी कर सकता है। इसके अंदर 10 नंबर आपके आ रहे हैं, आपकी शीर्षक गलत हो गया लेकिन आगे वाले प्रश्न सही हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। जब बच्चे को शीर्षक ही नहीं आ रहा है तो आगे वाले प्रश्नों से ज़्यादा मतलब नहीं होता है और फटाफट काटता जो 9 नंबर आ रहे हैं बाकी उसमें से आपके 5, 6, 7 नंबर देख करके विदा कर देता है। फिर हम कॉपियाँ और रीचेक में लगाते करते हैं। तो कॉपियाँ रीचेक में नहीं लगाना, इससे बढ़िया है कि 10 नंबर लाना है, किस प्रकार लाना है और कहाँ नंबर लगाना है, किस राइटिंग से लिखना है, ये पूरा काम कंप्लीट यहाँ हो जाएगा। तो पहला प्रश्न इसमें कौन सा आ रहा है? पहला प्रश्न आ गया कि अस्य गद्यांश से समुचितम शीर्षकम लिखत। और हमने शीर्षक क्या पढ़ा है? हमने शीर्षक पढ़ा था इसका संघे शक्ति कलो युगे। अब लिखना कैसे है? लिखने का जो तरीका है वो तरीका रहेगा इसका प्रश्न क्या लिखना, देखो शीर्षक अस्य गद्यांश से, तो नंबर 1 लिख दिया हमें, लगभग इतनी दूर लाना है और यहाँ से लिखना है इसके सामने हमें क्या उत्तर लिखना है, अस्य गद्यांश से, अस्य गद्यांश से समुचितम, क्या लिखना हमें, समुचितम, और समुचितम के बाद क्या आएगा, समुचितम शीर्षकम, क्या आएगा, समुचितम शीर्षकम। अब शीर्षक को इन्वर्टेड कोमा लिखना में, क्या लिखना है, संघे शक्ति कलो युगे। हमने लिख दिया संघे, फिर हमने क्या लिख दिया, शक्ति, संघे शक्ति कलो युगे, क्या लिखेंगे हमें, संघे शक्ति कलो युगे लिख दिया। इन्वर्टेड कोमा बंद कर दो, इसके अंडरलाइन भी करना जरूरी है। संघे शक्ति कलो युगे, आगे लगा दो अस्थि, यहाँ क्या लगा दिया हमने, अस्थि लगा दिया, पूर्ण विराम कर दो। अब हमें इसके बाद में एक लाइन बिल्कुल खाली छोड़ देना है, लाइन खींचना नहीं है, लाइन को केवल क्या करना है, खाली छोड़ना है। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, हमारा 1 नंबर फिक्स है यहाँ पर। अस्य गद्यांश से समुचितम शीर्षकम संघे शक्ति कलो युगे, जो हमने गद्यांश के अंदर लास्ट के अंदर पढ़ा था वो शीर्षक हो गया इसका। या ये सब हो सकता है कि अस्य गद्यांश से समुचितम शीर्षकम एकताया है महत्वमस्ति, कुछ भी ले सकते हैं, अंडरलाइन भी करना, लेकिन ध्यान रखना जो इन्वर्टेड कोमा देखो हमने किया ना यहाँ पर, इसमें इतना गैप, यहाँ जो गैप छोड़ना है उतना ही गैप हमें उस तरफ भी छोड़ना है, मतलब बिल्कुल खुला खुला लिखना है। आप कई क्या करते हैं, यही कोमा लगा रहे हैं, यही कोमा दिख रहा नहीं है, इनके कोमा में, इन्वर्टेड कोमा में बीच में गैप होना चाहिए ताकि इसका शीर्षक आराम से एग्जामिनर को दिख सके। इसके नीचे अंडरलाइन भी कर दो ताकि फटाफट उत्तर देख करके हमें पूरा नंबर दे दे। एग्जामिनर को जितना कष्ट कम होगा कॉपी चेक करने में उतने नंबर बढ़ते हैं, वो खुश होता है और खुश होकर के नंबर देता है। प्रश्न नंबर दूसरा, प्रश्न नंबर 2 देखो क्या है, हाँ नंबर ये लगाएंगे हमने 11वें का पहला प्रश्न कर लिया और 11वें का पहला प्रश्न करके हमने शीर्षक दे दिया है, एक लाइन हमने खाली छोड़ी है। अब नीचे की लाइन में 2 नंबर हमें लगाना है और 2 नंबर लगा करके हमें दूसरे प्रश्न का आंसर भी लिखना है। अब चूंकि ये बात देखो आप कितनी अच्छी बात है कि 10 नंबर का प्रश्न है और 10 नंबर के प्रश्नों के उत्तर हमारे सामने पड़े हुए हैं, हमें ढूंढना नहीं आ रहा है। ये 11वां लगा दिया हमने, तो 11वां नंबर तो हो गया, 11वें का पहला कर दिया हमें। अब हम कर रहे हैं 11वें का कौन सा नंबर, 2 नंबर यहाँ लगाना है, इतनी जगह छोड़नी है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पर 1 नंबर जगह छोड़ते जाओ, यहाँ से वैसे इतना गैप, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या बता रहा है देखो, संघ केन भवति, संघ केन, संघ का मतलब संगठन, केन का मतलब किससे, भवति का मतलब होता है। तो हमने अपठित गद्यांश में एक लाइन पढ़ी थी, आपने स्क्रीनशॉट लिया, देखना आप, संघ केन भवति, संघ किससे होता है, तो हमने पढ़ा था संघ एक के भावनया, एकता की भावना से, संघ किससे होता है, एकता की भावना से कार्य करने से क्या होता है, संगठन होता है। समझ रहे ना आप भाई, संघ केन भवति, संगठन किससे होता है, एकता की भावना से होता है। संगठन किससे होता है, संगठन एकता की भावना से होता है, एक के भावनया, ये लाइन आई थी वहां पर। तो इसका आंसर लिख रहे हैं, देखो मैं लिख रहा हूं, आप अपठित गद्यांश में देख सकते हो, इसकी फर्स्ट लाइन में इसका आंसर आ गया था, संघ केन भवति का उत्तर पहली लाइन में दिया हुआ है कि संगठन किससे होता है। और लाइन कौन सी आई थी, लाइन आई थी वहां पर, बहुनाम जनानाम एक के भावनया कार्य करणम एव संघे भवति, ऐसी लाइन आई थी, वो लाइन पूरी लिख सकते हैं। क्या लाइन थी वो देखो, लाइन थी बहुनाम, पूरा उत्तर एकदम, बहुनाम जनानाम, बहुनाम जनानाम एक के भावनया, क्या थी, बहुनाम जनानाम एक के भावनया
एकता की भावना से कार्य करणम एव या कार्य करणम, कार्य करने में कर दो चाहिए, कार्य करने से एव ही संग भवति, संग होता है, संग है भवति, संग होता है। ये लो बस, संघ केनो संगठन किससे होता है? एक के भावना कार्य करने, एकता की भावना से कार्य करने से संघ भवति, संघ होता है। बिल्कुल सही उत्तर है। खुला खुला लिखना है, आराम से पहचान सके। नंबर 2 लिख दिया, लाइन खाली छोड़ना, पूरी की पूरी एक लाइन खाली छोड़ दो, प्रश्न नंबर 3 आएगा। 2 नंबर हमारे फिक्स हो चुके हैं यहाँ पर। तीसरा नंबर का जो प्रश्न है, ये ध्यान रखना में कि लगातार जो 6 प्रश्न आएंगे, प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो आएंगे बिल्कुल हमारे प्रश्न उत्तर की तरह। लेकिन जो प्रश्न नंबर 7, 8, 9, 10 ये 4 प्रश्न आएंगे वो होंगे व्याकरण संबंधित प्रश्न होंगे। विलोम शब्द, पर्यायवाची, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय कुछ भी है। प्रश्न नंबर 3 ये हो गया 11 प्रश्न का तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में प्रश्न क्या पूछा है? एकता मनुष्य किम आद्यति। ये जब बताया था मैंने आपको कि ये प्रश्न हो सकता है, वो प्रश्न आ गया, एकता मनुष्य में क्या प्रदान करती है? बताइए आप। अरे एकता मनुष्य क्या प्रदान करती है? तो हमारे देखो सेकंड लाइन में आंसर आया था, एकता मनुष्य शक्तिम आद्यति। आया था नहीं आया था? सेकंड लाइन के शुरू में प्रश्न आया था, ये लाइन लिखी हुई थी, एकता मनुष्य में शक्तिम, शक्ति आद्यति प्रदान करती है। तो एकता मनुष्य में क्या प्रदान करती है? शक्ति प्रदान करती है। मनुष्य यदि 10 व्यक्ति परिवार में हैं, 10 एक होंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है उस परिवार को तोड़ने की, वह परिवार शक्तिशाली होता है। आर्थिक दृष्टि से देख लो, चाहे मानसिक दृष्टि देख लो, चाहे शारीरिक दृष्टि से देख लो, वहां पर चोर नहीं घुस सकता, वहां पर कंगाली भी नहीं हो सकती, क्योंकि 10 परिवार वाले हैं, एक है, अच्छा काम करेंगे वो। एकता, तो प्रश्न हमारा एकता मनुष्य की माध्यति, एकता उत्तर लिखेंगे एकता, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? मनुष्य में शक्ति आद्यति, शक्ति का मतलब ताकत, शक्तिम आद्यति, एकता मनुष्य शक्तिम क्या आद्यति? शक्तिम आद्यताति, ठीक है ना, प्रदान करती है। ये हो गया इसका आंसर, एकता मनुष्य शक्तिम आद्यति, ये हो गया हमारा इसका आंसर। इसका मतलब हो गया एकता मनुष्य में शक्ति प्रदान करती है। इसलिए हम कहते हैं कि परिवार का एक होना आवश्यक है। परिवार यदि टूट गया तो समझिए परिवार की शक्ति भी टूट गई, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो। ये हमारे 3 प्रश्न हो गए। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। हमारे 3 नंबर यहाँ फिक्स से कंप्लीट हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 4 है, और चूंकि हमें 10 के 10 नंबर बोर्ड से छीनने हैं, हमें वहां से क्या करना है? नंबरों को छीना जाता है। नंबर ऐसे नहीं आता, नंबर को प्राप्त नहीं कर सकते, नंबर को छीन सकते हैं, तो छीनना ही हमें। तो प्रश्न नंबर 5, अस्मिन युगे कार्य साधिका का अस्ति। कितना अच्छा प्रश्न आया, देखो आप। अस्मिन युगे, इस युग में, कार्य साधिका का अस्ति, कार्य को पूरा करने वाली कौन है? संगति है। एक लाइन आई थी आपकी, तीसरी लाइन आई थी संहति है कार्य साधिका। एपीडित गद्यांश में 3rd लाइन लास्ट में लिखा हुआ था, एपीडित गद्यांश की तीसरी लाइन में लास्ट में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? संहति है कार्य साधिका, संगठन ही कार्य को पूरा करने वाला होता है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम? अस्मिन युगे। प्रश्न नंबर कौन सा हो गया? 4। ये लगा दिया हमने, 5 नंबर का प्रश्न है, तो ये हमने लगा दिया कितना? 5 नंबर लगाने के बाद इसका उत्तर लिखेंगे हमें अस्मिन युगे। उत्तर क्या लिखेंगे? अस्मिन, फिर क्या लिखेंगे? युगे, इस युग में, क्या लिखेंगे? सहति, क्या लिखेंगे? सहति है, फिर कार्य साधिका। बस ये उत्तर हो गया ना, कार्य साधिका। अस्थि लगाओ तो भी ठीक है, नहीं लगाओ तो भी ठीक है। ये लो जी, ये प्रश्न नंबर 5 का उत्तर हो गया। अस्मिन युगे सहति कार्य साधिका। ऐसा लिखने के बाद एक लाइन खाली छोड़ देना है पूरा, ठीक है। छोटा सा उत्तर है, उत्तर सामने पड़ा हुआ है, 1 नंबर फ्री का मिल रहा है। कौन जोड़े? कौन जोड़े? इतने आलसी हैं, कौन ढूंढे? घास पीट काट कूट के उन 10 नंबरों की पूरी स्टेज कर देते हैं। नंबर आता है किसी के 1, किसी के 2, कितने में से? 10 में से। हालत यही होती है, सबसे सरल प्रश्न बोर्ड का यही होता है, और इसमें नंबर 2, 3, 4 आते हैं केवल ही। अच्छे अच्छे बच्चों के
कमजोर बच्चों की नहीं करूँ बात, अच्छे अच्छे बच्चों के 2-3-4 नंबर आते हैं, और कमजोर बच्चे इधर उधर देख ऊंची नीची करके गर्दन और 4-5 नंबर तो वो ले आते हैं। इसमें नंबर जो 100 नंबर कटते हैं, कई बार 100 नंबर यहाँ भी कट जाते हैं, सिर्फ से गलत बता दिया। जब बच्चों को 98-99 नंबर आते हैं तो 1 नंबर एपेटिट गद्यांश में कट सकता उनका, ये ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 है, तो प्रश्न नंबर 6 जो प्रश्न उत्तर का लास्ट प्रश्न होता है, छठा प्रश्न नंबर 6 बता रहा है कि किम राष्ट्रम परतंत्रता पाशबद्ध भवति। देखो लाइन आई थी हमारे पास में, एपठित गद्यांश जो था, उस एपठित गद्यांश में लाइन कौन सी आई थी कि यस्मिन् राष्ट्रे एकताया अभाव अस्ति तत् राष्ट्रम, आया था ना ये लाइन। प्रश्न क्या है, प्रश्न था हमारा किम राष्ट्रम परतंत्रता पाशबद्धं भवति, तो ये लाइन थी यहाँ पर कि यस्मिन् राष्ट्रे एकताया अभाव अस्ति तत् राष्ट्रम संघ एव परतंत्रता पाशबद्ध भवति, इस लाइन आई थी ना, तो वो लाइन चल रही है यहाँ पर। तो यस्मिन् राष्ट्रे, उत्तर लिखता हूँ मैं पूरा आपके कि यस्मिन् राष्ट्रे एकताया अभाव अस्ति, बस इतना ही तो है भाई। कौन सा राष्ट्र गुलामी की जंजीरों में बन जाता है, तो यस्मिन्, उत्तर नंबर है 6 नंबर, उत्तर लिख रहे हैं हम यस्मिन् राष्ट्रम या यस्मिन् राष्ट्रे, क्या लिख रहे हैं उत्तर, यस्मिन् राष्ट्रे, यस्मिन् राष्ट्रे एकताया है अभावो अस्ति, एकताया है अभावो अस्ति, अर्थात एकता का अभाव होता है, एकता का अभाव होता है। तत् राष्ट्रम वह राष्ट्र, तत् राष्ट्रम वह राष्ट्र, तत् राष्ट्रम वह राष्ट्र परतंत्रता पाशबद्ध भवति, वह राष्ट्र परतंत्रता, लिख दिया परतंत्रता हमने, आगे कर दिया पाशबद्ध है, क्या किया वे, पाशबद्ध है, परतंत्रता पाशबद्ध भवति, परतंत्रता पाशबद्ध है भवति, ये लो जी, परतंत्रता पाशबद्धम भवति, ये इसका आंसर हो चुका है। यस्मिन् राष्ट्रे, जिस राष्ट्र में एकताया अभाव अस्ति, एकता का अभाव है, तत् राष्ट्रम वह राष्ट्र परतंत्रता पाशबद्धम भवति, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है। ठीक है ना, ये प्रश्न नंबर 6 हो गया हमारा। अब प्रश्न नंबर 7, 8, 9, 10 ये ग्रामर के प्रश्न आते हैं, इनका उत्तर हमें सोच समझ के, यहाँ भी नंबर कटने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, हालांकि जो ऊपर के 6 प्रश्न हैं उनमें हम लाइन टू लाइन हम देखने की कोशिश करते हैं। लिखने का तरीका बिल्कुल ही आसान है, उत्तर पूरा लिखना है, स्पष्ट लिखना है, धीरे धीरे लिखना है। बोर्ड पेपर करने के 3 घंटे देता है, बच्चे उसको 1.5 घंटे 2 घंटे कई तो आधे घंटे में पूरा कर लेते हैं, होशियार होते हैं भाई, वो आधे घंटे में 3 घंटा पेपर कर लेते हैं। फिर नंबर कितने आते वो बाद की बात है। यादृशम सामाजिकम राष्ट्रीयम च जीवनमस्ति, लाइन क्या है, यादृशम सामाजिकम राष्ट्रीयम च जीवनमस्ति, अत्र विशेषण विशेष्यम च निर्देशम करणीय, यहाँ विशेष और विशेषण दोनों बतानी है हमें। तो पहले तो प्रश्न नंबर कौन सा है, 7 नंबर का प्रश्न लिख दिया, ठीक है हमने। ऊपर क्या लिखेंगे, विशेषण, ये हमारे पहले दिया था और बोर्ड में निश्चित ऐसा प्रश्न आता है, यहाँ लिखेंगे विशेषण बराबर का चिन्ह लगा दो, नीचे की लाइन में लिखना है विशेष्य बराबर का चिन्ह लगा दो, विशेषण के सामने विशेषण और विशेष्य के सामने विशेष्य। लेकिन ध्यान रखना बोर्ड में कई बार बोर्ड केवल विशेषण ही पूछता है, कई बार बोर्ड केवल विशेष्य पूछता है, एक ही पूछ सकता है। बोर्ड जब एक पूछे तो भी उत्तर एक का देना है, बोर्ड अगर दोनों पूछे तो दोनों का उत्तर देना है। हमने यहाँ पर दोनों चीज पूछी है, विशेषण विशेषम च, तो च का मतलब दोनों बताइए आप। तो विशेषण क्या है, यादृशम सामाजिकम राष्ट्रीयम च जीवनम, जैसा सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन है, तो विशेषता किसकी हो रही है, जीवन की विशेषता। कैसा जीवन, सामाजिक और राष्ट्रीय। तो जो जीवन की विशेषता बताई गई है, जिस चीज की विशेषता बताते हैं उस विशेषता को क्या बोलते हैं हम। अरे हम किसी चीज की विशेषता को बता रहे हैं, नीली गाय है, काली बकरी है या लाल घोड़ा है, तो ये लाल नीली काली ये विशेषता होती है, इसे हम विशेषण कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं,
विशेषण बोलते हैं। तो विशेषण क्या हो गया इसमें, सामाजिकम और राष्ट्रीयम, ये तो विशेषण हो गया, इनको हम यहाँ लिखेंगे। पहला विशेषण, दो विशेषण। देखो विशेषण कई बार बोर्ड में एक ही आता है, ये ऐसा प्रश्न आया है कि इसके अंदर विशेषण कितने हैं, दो विशेषण हैं, और बच्चा अगर बोर्ड में एक लिख के आ गया तो खा गया गच्चा, बच्चा खा गया गच्चा। यहाँ पर विशेषण 2 है, अगर आप एक लिख कर आ गए तो यहाँ पर आपका 1 नंबर कट भी सकता है। सामाजिकम राष्ट्रीयम, तो पहला कौन सा हो गया, पहला हो गया सामाजिकम, कोमा लगा दो। दूसरा कौन सा है, राष्ट्रीयम, ये लगा दिया हमने राष्ट्रीयम, ध्यान रखना है यहाँ पर, ये हो गया इसका विशेषण है, ये दोनों विशेषण है। अब विशेष्य का मतलब ये जो विशेषता किसकी बताई गई है वो होता है विशेष्य, सामाजिक, और राष्ट्रीय क्या, जीवनम, तो जीवनम क्या हो गया, विशेष्य हो गया, जीवनम क्या हो गया, विशेष्य, ये हमने कर दिया जीवनम को विशेष्य। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न नंबर 7 क्लियर होता है, और नंबर 1 में से 1 हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 नंबर का जो प्रश्न है वो हमें देखना है। 8वें नंबर का प्रश्न क्या है, 8वें नंबर का प्रश्न है संगठनम इति पदस्य पर्याय पदम गद्यांशात अन्विष्य लिखत है। और ये अपठित गद्यांश के पहली लाइन के अंदर मैंने बताया था, संघ है, संहति है, संगठनम, ये तीनों आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अगर किसी बच्चे ने संगठन का केवल संघ कर दिया तो आंसर गलत है, क्योंकि जब गद्यांश में 2 पर्यायवाची दिए तो हमें दोनों पर्यायवाची यहाँ लिखना जरूरी है। अगर गद्यांश वाला 1 देता तो हमें 1 ही लिखना है, लेकिन पूरा लिखना देख कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे संगठन। प्रश्न नंबर कौन सा हो गया, प्रश्न नंबर 8, तो हमें यहाँ लगाना है नंबर 8, और यहाँ लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, संगठनम, क्या लिखेंगे, संगठनम, लिख करके इसके पर्यायवाची दोनों सामने लिखेंगे। तो पहला तो कौन सा हो गया, संघ है, पहला तो कौन सा हो गया, संघ हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, सहति है, ठीक है ना। ये दोनों पर्यायवाची संगठन के हैं, समझ गए ना हमें, इस प्रकार ध्यान रखना हमें पूरा। ये पर्यायवाची हो गया, लाइन खींच दो, उत्तर खत्म। एक चीज और, जब उत्तर पूरा होता है तो यहाँ पूर्ण विराम जरूर करना होता है। कई बच्चे होते हैं ऐसे छोड़ के आते हैं, इस ऐसे छोड़ने का मतलब उत्तर भी बाकी है, आपने पूरा कर दिया, लेकिन परीक्षा जो एग्जामिनर चेक करता है वो देखता है कि उत्तर बाकी था, इसने आगे लिखा ही नहीं है, उत्तर यहाँ खत्म हो जाता है, यहाँ छोड़ दो। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 कहता है कि अभवत है, अभवत इति पदस्य पर्याय पदम गद्यांशा चित्वा लिखत, अभवत है, यहाँ पर हमारा नॉलेज काम करेगा व्याकरण का कि अभवत का मतलब होता क्या है। कई को अभवत का मतलब ही नहीं पता है, और जब मतलब पता नहीं है तो उत्तर तो आने का सवाल ही नहीं है। अरे किसी को प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो वो उत्तर क्या देगा, तो प्रश्न समझ में आना चाहिए ना। तो प्रश्न पूछा अभवत है, और अभवत का मतलब होता है हो गया। अब हो गया चीज उस गद्यांश में कहाँ आई थी, वहाँ एक लाइन आई थी जातम, क्या लाइन आई थी, अपठित, उस अपठित गद्यांश में एक लाइन कौन सी आई थी, जातम आई थी। वो जातम का मतलब क्या होता है, हो गया। विच्छिन्नम जातम, लाइन क्या आई थी, विच्छिन्नम जातम आई थी, तो जातम का मतलब होता है हो गया। तो अभवत का पर्यायवाची क्या होगा, जातम, जातम और संजातम। लेकिन हमारे अपठित गद्यांश में लाइन जातम आई थी तो इसका उत्तर जातम ही होगा, संजातम नहीं होगा। तो हमें यहाँ क्या लिखना, प्रश्न नंबर 9, देखो लाइन भी ये खाली है, 9वां प्रश्न है, और 9वां प्रश्न में यहाँ क्या लिखेंगे हम, अभवत है, क्या लिखेंगे हम, अभवत है। तो अभवत लिख दो, अभवत तो प्रश्न था ही, और अभवत का बराबर लगा दो, और इसका पर्यायवाची क्या हो गया था, जातम, ठीक है, ये लिख दिया हमने जातम, ये इसका आंसर हो गया। 1 नंबर है, जातम हमने गद्यांश से देखा है, यहाँ लिखा है, केवल देख कर लिखने के नंबर 1 मिल गए। कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ ताकत लगानी पड़ रही है, कहाँ इतनी बुद्धि लगानी पड़ रही है, कुछ नहीं लगाना पड़ रहा है। प्रश्न में पढ़ा हुआ था, हमने लाके उत्तर में रख दिया, नंबर 1 मिल गया, हमारे मार्कशीट में 1 नंबर जुड़ सकता है। प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 प्रश्न आता है, 10वां प्रश्न हमारे सामने है कि विनाशाय, विनाशाय इति पदस्य विलोम पदम गद्यांशा चित्वा लिखत। विनाशाय इस पद का विलोम शब्द है, और विलोम शब्द का मतलब होता है विपरीत, विपरीत का मतलब होता है उल्टा, ठीक है ना। तो विनाशाय का मतलब होता है विनाश करने के लिए, तो इसका उल्टा क्या होता है, निर्माण करने के लिए, ये बनाने के लिए। अब उसके अंदर एक आया था निर्माणाय रक्षणाय चे,
अपठित गद्यांश में एक लाइन क्या आई थी कि निर्माणाय रक्षणाय च, तस्य निर्माणाय रक्षणाय च, ऐसी लाइन है। तो रक्षणाय का तो नहीं होगा, वो रक्षा के लिए हो गया, लेकिन निर्माणाय का मतलब बनाने के लिए और विनाशाय का मतलब विनाश के लिए। तो बताइए विनाशाय का विलोम शब्द क्या हो गया? निर्माणाय। आराम से लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 लगाना है। यहाँ लिख दिया हमने क्या? विनाशाय, और विनाशाय लिख करके बराबर लगा दिया, और इसका लिख दिया हमने निर्माणाय। देखिए लास्ट के जो 4 प्रश्न हैं उनके उत्तर हमें बिल्कुल शॉर्ट रूप में देने हैं, बस इतना ही। विशेषण लिख दिया, विशेष्य लिख दिया, पर्याय शब्द लिख दिया, विलोम शब्द लिख दिया, संधि लिख दी, प्रत्यय लिख दी, ऐसे उत्तर लेना में लास्ट वाले उत्तर। लेकिन जो 6 प्रश्न थे उनके उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं, बड़े बड़े लिखने हैं। 10 नंबर का सवाल है, 10 में से 10 नंबर ही आएंगे अगर आप इसी तरीके से काम करोगे, इसी सफाई से करोगे, स्पष्ट रूप से करोगे, तो भाई 10 नंबर तो आएंगे। 11 तो वो नहीं दे सकता है, लेकिन 10 नंबर तो उनको देना ही होगा यदि आप अच्छा काम करते हैं, सफाई से करते हैं। अब आपने निर्माण लिख दिया, यहाँ इसको काट दिया, फिर यहाँ निर्माणाय कर रहे हो, फिर इसको काट रहे हो, तो ऐसे तो नंबर कौन देगा? ऐसे तो नंबर कोई नहीं देगा। इतनी खराब को भी देख के उसका दिमाग खराब कर रहे हो आप तो। और उनका अगर चेक करने वाले का दिमाग अगर खराब हो गया तो साहब पूरी जो दवाई के पैसे हैं वो आपकी कॉफी से वसूल करेगा, नंबर काट के करेगा। अपन यहाँ खुश हो रहे हैं, बार बार बोर्ड में हम कॉफी को काट रहे हैं, फिर मैथ का प्रश्न लिख रहे हैं, यहाँ और किस सब्जेक्ट का लिख रहे हैं, फिर काट रहे हैं, फिर लिख रहे हैं, फिर काट रहे हैं। काट लो, ले लो मजे। आप बोर्ड कॉपी के मजे ले रहे हो, चेक करने वाला आप ही कॉपी के मजे लेगा, नंबर काट के। फिर हम रीचेक का फॉर्म भरते हैं और लास्ट में आता है नो चेंज, उसको 400 रुपये देते हैं इसी काम के नो चेंज करने के। तो वैसा आप पैसे देते मत फिरो, नंबर लाना है 10 में से 10, स्पष्ट काम करना है, स्वच्छ काम करना है, नंबर आएंगे पूरे। ये इस प्रकार हमारा जो ये आज सेकंड पार्ट था अपठित गद्यांश का, ये समाप्त होता है। बस अपठित गद्यांश के केवल 2 ही पार्ट बनेंगे। अब अगला टॉपिक लेंगे दूसरा हम। अपठित गद्यांश आज यहाँ समाप्त होता है। 10 नंबर की चीज़ है, अच्छी चीज़ है, कैसी लगी कैसी नहीं लगी ये आपकी इच्छा है, आपकी मंशा है। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।